ज्ञानदूत पाठ सेकंड के कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं मनोज कुमार रावत, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का विषय कवकों के सामान्य लक्षण विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। सभी कवकों को किंगडम फंजाई में रखा गया है। सभी फंजाई क्लोरोफिल रहित होते हैं और यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोफिक स्पोर प्रोड्यूसिंग थैलियोइड ऑर्गेनिजम्स हैं। एक क्लोरोफिलस का अर्थ यह है कि इनमें पर्णहरित का पूर्ण रूप से अभाव होता है। पर्णहरित चूंकि हरे रंग का होता है, इसलिए फंजाई कभी भी हरे रंग के नहीं होते हैं। हरे रंग के अलावा इनमें दूसरे रंग पाए जाते हैं, लेकिन हरा रंग इसमें नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं। अतः भोजन के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वह जीव या तो जीवित हो सकता है या मृत हो सकता है। जीवित जीवों से अगर ये पोषण लेते हैं तो इन्हें परजीवी कवक कहते हैं, और यदि ये मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं तो इन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। इस प्रकार कवकों में हेटेरोट्रोफिक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। इनमें ट्रू न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। तो है एक क्लोरोफिलस यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोफिक हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूसिंग एंड थैलोइड ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फंजाई। तो फंजाई को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। फंजाई एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मशरूम। फंजाई शब्द सर्वप्रथम बोही ने दिया था, और फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी कहते हैं, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है। माइको मीन्स मशरूम और लॉजी मीन्स स्टडी। जो फंजाई के अध्ययन करता है उसे हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। फंजाई में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। किंगडम फंजाई में कई तरह के फंगस रखे गए हैं, जिनमें मशरूम, अगेरिकस, ये जो बड़े आकार के होते हैं, ब्रैकेट फंजाई, गैनोडर्मा जिसे हम कहते हैं, पफ बॉल्स, इसे लाइकोपर्डोन कहा जाता है, रस्ट जिसे रस्ट डिजीज पक्सिनिया से कोज होती है, इसलिए पक्सिनिया को रस्ट फंगस कहा जाता है, अस्टिलेगो को समट फंगस कहते हैं, मोरचेला को मोरेल्स कहते हैं, और ट्रफल्स को ट्यूबर कहते हैं, ईस्ट को सेकेरोमाइसिस कहा जाता है, और जो मशरूम पॉइजनस हैं, विषैले मशरूम हैं, उन्हें हम टोडस्टूल कहते हैं। और इनमें एक उदाहरण है एमेनिटा मस्केरिया। जो ब्रेड पे जो फंगस ग्रो करता है उसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस। इनमें न्यूट्रिशन जैसे भी बताया था कि ये दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, या तो वह जीव जीवित हो सकता है या मृत हो सकता है। और पोषण की विधि इनमें हेटेरोट्रोफिक होती है और अवशोषित प्रकार की होती है। इसलिए किंगडम एनिमेलिया से फंजाई को अलग किया गया है, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रोफिक होता है, लेकिन इंजेक्शन मेथड के द्वारा वह भोजन को ग्रहण करता है। यहाँ पर फंजाई में इंजेक्शन नहीं पाया जाता, ये भोजन को अवशोषित करता है। अर्थात इसका जो माइसिलियम है, इसकी जो बॉडी है वो माइसिलियम से बनी होती है, और माइसिलियम जो है हाइपी के कई सारे समूह को हम माइसिलियम कहते हैं,
माइसेलियम से एंजाइम्स बाहर स्रावित होंगे, अर्थात इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होंगे और जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उनको सिंपलर वंस में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अवशोषित करेगा। तो इसे ओस्मोट्रोफिक टाइप की न्यूट्रिशन इसमें पाई जाती है। फादर की हम बात करें, माइकोलॉजी के फादर, तो पियर एंटोनियो माइकेली, ये माइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं और इन्होंने एक बुक भी रचित करी, उसका नाम है नोवा जेनेरा प्लांटेरम। इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी और इंडियन फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी E.J. बटलर, जिसका पूरा नाम है एडविन जॉन बटलर हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोन डी बेरी हैं। लीनियस ऑफ माइकोलॉजी इलियास फ्राइज हैं। फंगस में लार्जेस्ट फंगस की हम बात करें तो लार्जेस्ट फंगस है गैनोडर्मा एप्लेनेटम। इसे ब्रैकेट फंगस के नाम से जाना जाता है और यह वृक्षों के तने में जो छाल पाई जाती है वहाँ ये इजीली ग्रो करता है। सबसे छोटी फंगस का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसे कॉमनली ईस्ट या फर्मेंटेशन फंगस कहते हैं। इस फंगस में माइसिलियम नामक संरचना नहीं पाई जाती। इसका इसका शरीर केवल एक ही सेल से बना होता है, इसलिए यह यूनिसेल्यूलर फंगस है। फंगस के सामान्य लक्षण में पहला जो लक्षण है वो है यूकैरियोट्स। सभी कवक यूकैरियोट्स होते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है, सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं। अर्थात सभी में ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स आदि उपस्थित होते हैं। ये सभी जगह, पृथ्वी के सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि एयर में, पानी में, मिट्टी में, किसी दूसरे एनिमल्स में और प्लांट्स में पाए जाते हैं। सभी फंजाई को वृद्धि के लिए ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बगैर ये वृद्धि नहीं करते हैं, इसलिए इसमें कोई भी ऑब्लिगेट एनारोब्स नहीं है। सभी को वृद्धि के लिए मॉइस्चर और ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है और इनके ग्रोथ के लिए अंधेरा जरूरी होता है, डार्कनेस, क्योंकि ये शैवाल की तरह नहीं है। शैवालों में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन ये प्रकाश की अनुपस्थिति में वृद्धि करते हैं और स्लाइटली एसिडिक पीएच इनको चाहिए और हल्का सा गर्म एनवायरनमेंट में ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो इनके लिए अनुकूलतम जो वातावरण है उसमें मॉइस्चर होनी चाहिए। इस प्रकार का वातावरण जो है जून जुलाई में देखने को मिलता है। उस समय फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इनमें बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट। मोस्टली फंजाई जो है स्थलीय होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ फंगस एक्वेटिक भी होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम की स्पीशीज है एंडोबायोटिकम। ये एक्वेटिक फंगस है, इसे काइटेड फंगस कहते हैं और इसके द्वारा एक रोग भी, पौधों में एक रोग भी पाया जाता है, उसका नाम है पोटैटो वार डिजीज। इसे ब्लैक स्केप डिजीज भी कहते हैं। ऐसे फंगस जो ट्री बार्क पर ग्रो करते हैं उन्हें हम कोर्टिकोलस नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोथेलियम और गैनोडर्मा, वह भी कोर्टिकोलस का एग्जाम्पल है। और ऐसे फंगस जो गोबर आदि पर वृद्धि करते हैं उन्हें कोप्रोफिलस फंगस कहते हैं, डंग लविंग फंगस। इसका उदाहरण है पाइलोबोलस। इसे कॉमनली हेट थ्रोवर फंगस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा फंगस है कोप्रिनस इंकी केप मशरूम। ऐसे फंगस जो
वुड पे ग्रो करते हैं उन्हें एपिजाइली कहते हैं, और ऐसे फंगस जो जली हुई वुड पर ग्रो करते हैं उन्हें जाइलोफिलस कहते हैं। ऐसे फंगस जो केराटिनस मटेरियल जैसे हेयर यानी बाल और सिंग पर वृद्धि करते हैं उन्हें केरेटिनोफिलस फंगस के नाम से जाना जाता है। सभी फंगस की जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। फंगस जो हैप्लॉइड होते हैं अर्थात इनमें गुणसूत्रों का एक ही समुच्चय पाया जाता है, अगुणित होते हैं, और इनका शरीर थैलोइड जैसा होता है, थैलस जैसा होता है। इसका अर्थ यह कि इनमें जड़, तना, पत्तियां आदि नहीं पाए जाते हैं, यानी जड़, तना, पत्तियों में इनका शरीर अविभजित रहता है। यह थैलोइड हैं और अगुणित हैं। मोस्टली फंगस मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होते हैं, और इनका शरीर धागे जैसी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। धागे जैसी संरचनाओं को हम हाइपा कहते हैं। हाइपा सिंगुलर है और हाइपी प्लूरल है। तो कई सारे धागे जैसी संरचनाएं मिल करके माइसिलियम को निर्मित करती है। लेकिन माइसिलियम नामक संरचना केवल 2 फंजाई में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये दोनों ही फंजाई सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेल्यूलर है, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था सैकेरोमाइसिस, ये सबसे छोटा फंगस है, इसमें माइसिलियम नहीं पाया जाता। इसी प्रकार सिनकाइट्रियम, इसमें भी माइसिलियम नहीं पाया जाता। ये दोनों ही यूनिसेल्यूलर फंगस हैं। सिनकाइट्रियम एंड सैकेरोमाइसिस दोनों ही यूनिसेल्यूलर हैं और इनमें माइसिलियम नामक संरचना नहीं पाई जाती। फंजाई का जो शरीर है वह धागे जैसी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम हाइपी कहते हैं। हाइपी मिल करके माइसिलियम को निर्मित करते हैं। ग्रुप ऑफ हाइपी को माइसिलियम कहते हैं। माइसिलियम में ही जो यूकैरियोटिक सेल में जो संरचनाएं पाई जाती है वह सभी संरचनाएं इनमें पाई जाती है। इनमें भी कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वह ऑयल और ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। माइसिलियम में न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। यदि एक ही न्यूक्लियस उपस्थित है तो उसे हम मोनोकैरियोटिक माइसिलियम कहते हैं। यदि 2 न्यूक्लियस उपस्थित हैं तो उसे डाइकैरियोटिक माइसिलियम कहा जाता है। यदि दोनों न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई उपस्थित हैं और दोनों का साइज एक जैसा है तो उसे होमोकैरियोटिक कहते हैं। और यदि एक न्यूक्लियस बड़ा एक छोटा है तो ऐसे हेटेरोकैरियोटिक टर्म दिया जाता है। डिप्लॉइड स्टेज, अगर मेल और फीमेल यानी जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई हैं आपस में मिल करके एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि इनमें डिप्लॉइड फेज बहुत ही अल्पकालिक होती है। हैप्लॉइड फेज लॉन्ग लिव्ड होती है। इसलिए इनका जो मुख्य शरीर है वह युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट होता है। स्पोरोफिटिक फेज बहुत ही छोटी होती है, और इनमें क्योंकि जाइगोट जैसे ही बनता है तो जाइगोट के तुरंत बाद इनमें तुरंत मियोसिस हो जाता है, भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता। इसलिए डिप्लॉइड जो फेज है वो बहुत ही छोटी होती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, इनमें देखिए हाइपी है, हाइपी के समूह को माइसिलियम कहते हैं। अलग अलग फंजाई में अलग अलग प्रकार का माइसिलियम पाया जाता है। द हायर फंजाई जो उच्चतर फंजाई है इसमें आते हैं एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि संपूर्ण फंजाई को 4 क्लासेस में विभाजित किया गया है।
जिसमें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज रखे गए हैं। फाइकोमाइसिटीज को हम निम्न स्तर के फंजाई को रखा जाता है। एस्कोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों वर्गों में उच्चतर फंगस रखे गए हैं। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, तीनों ही क्लास में जो फंजाई रखे गए हैं वो सारे के सारे इमोटाइल होते हैं, यानी मोटाइल स्टेज इनमें नहीं पाई जाती किसी भी अवस्था में। बट इन लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज, इनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो मोटाइल होती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, अगर एक ही फ्लैजिला है और वह स्मूथ वोल्ड है तो उसे विप्लेश फ्लैजिलम कहते हैं, और ये यूनिफ्लैजिलेट है। दूसरी जो कोशिका है उसमें भी जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जैसे जूस्पोर और गैमिड्स, इनमें फ्लैजिला आदि संरचनाएं पाई जाती है। जैसे दूसरा जो जूस्पोर है उसमें आगे की ओर एक फ्लैजिलम उपस्थित है और उसमें हेयर लाइक लेटरल हेयर्स पाए जाते हैं, तो यह फ्लैजिलम टिनसेल कहलाता है। इसे पेंटोनिमेटिक के नाम से भी जाना जाता है। जो थर्ड जूस्पोर है वो बाइफ्लैजिलेट है। इसमें 2 फ्लैजिला अग्र सिरे पर उपस्थित हैं, जिसमें एक फ्लैजिलम विप्लेश प्रकार का है और दूसरा फ्लैजिलम टिनसेल प्रकार का है। तो यह जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट है, द्विकशाभिकी है और वह एंटीरियर एंड पर इंसर्टेड है। फोर्थ जो जूस्पोर है उसमें लेटरल साइड में फ्लैजिला अटैच्ड हैं, लेटरली इंसर्टेड है। आगे वाला जो फ्लैजिलम है वह टिनसेल प्रकार का है और पोस्टीरियर फ्लैजिलम विप्लेश प्रकार का है। फिफ्थ प्रकार का जो जूस्पोर है दोनों ही लेटरली इंसर्टेड हैं और दोनों ही फ्लैजिलम जो है विप्लेश प्रकार के हैं। तो इस प्रकार अलग अलग वंशों में अलग अलग प्रकार के जूस्पोर पाए जाते हैं, और ये सारे जूस्पोर जो है केवल फाइकोमाइसिटीज क्लास के जेनरा में ही उपस्थित होते हैं। एस्कोमाइसिटीज बाकी की जो 3 क्लास है उनमें ये जूस्पोर नहीं पाए जाते, तो मोटाइल स्टेज बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। ये हाइपी का क्लासिफिकेशन है। हाइपी देखिए फाइकोमाइसिटीज में कैसा हाइपी है, असेप्टेड है, यानी बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। हाइपी के बीच में जो पार्टीशन है वो नहीं है, यानी सेप्टम अनुपस्थित है, इसलिए सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइपी में उपस्थित हैं। इस प्रकार का जो माइसिलियम है इनका असेप्टेड होगा और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होगी, यानी बहुकेंद्रिकी है। इसे हम सिनोसिटिक नाम से जानते हैं, सिनोसिटिक। तो असेप्टेड यानी पट्टविहीन और बहुकेंद्रिकीय व सिनोसिटिक, इस प्रकार का माइसिलियम फाइकोमाइसिटीज वर्ग में पाया जाता है। दूसरा जो माइसिलियम है अभी असेप्टेड था, तो दूसरा माइसिलियम सेप्टेट है, यानी इसमें पट पाए जाते हैं, सेप्टम उपस्थित होता है, पार्टीशन उपस्थित होता है। यह हाइपी मोनोकैरियोटिक भी हो सकता है और डाइकैरियोटिक भी हो सकता है। मोनो मतलब सिंगल, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस इनसाइड हाइपी। यदि एक ही केंद्रक उपस्थित है सेप्टम के साथ तो उसे हम कहते हैं मोनोकैरियोटिक सेप्टेट माइसिलियम, और यदि 2 केंद्रक हैं तो डाई मतलब 2, तो उसे हम कहते हैं डाइकैरियोटिक। तो इसको भी आगे तीन में डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्लास में, 3 क्लास में अलग अलग प्रकार का होता है। अब यहाँ पर जो सेप्टम है वो किस प्रकार, क्योंकि कॉमन तो हो गया सेप्टम, सेप्टेट है, सेप्टम है, तो एस्कोमाइसिटीज में जो सेप्टम है वो सिंपल सेप्टम है, यानी उसमें जो पोर होता है बीच में जिससे साइटोप्लाज्म का आपस में एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे जो पोर है वो बिल्कुल सिंपल पोर है, सिंपल सेंट्रल पोर है। तो इस प्रकार का जो
माइसिलियम है वह एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है। यानी एस्कोमाइसिटीज का माइसिलियम हम देखें तो सेप्टेट है, मोनोकैरियोटिक है और डाइकैरियोटिक है, और सेप्टम विथ सिंपल सेंट्रल पोर। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का हम हाइपी देखें तो यहाँ पर भी सेप्टेट है, मोनोकैरियोटिक भी हो सकता है, डाइकैरियोटिक भी हो सकता है। यहाँ पे जो डाइकैरियोटिक फेज है वह लॉन्ग लिव्ड है, यानी काफ़ी लंबी पाई जाती है। इसे डाइकैरियोटिक फेज कहा जाता है। और जो डाइकैरियोटिक फेज बनने की जो विधि है उसे डाइकैरियोटिजेशन कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक फेज बहुत छोटी होती है, बेसिडियोमाइसिटीज में लंबी होती है। तो ये इसका जो सेप्टम है वो डोलीपोर सेप्टम होता है। डोलीपोर सेप्टम मतलब बैरल शेप्ड, ढोलक नुमा। और दोनों ओर जो है इसमें पेरेंथोसोम, जो सेप्टम के दोनों ओर पेरेंथोसोम नामक संरचना पाई जाती है जो ER की बनी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती है। इसे हम कहते हैं पेरेंथोसोम। ड्यूटेरोमाइसिटीज की हम बात करें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो सेप्टम होता है उसमें किसी प्रकार का पोर नहीं होता है। इस प्रकार के सेप्टम को कहते हैं सॉलिड सेप्टम, नो पोर, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो इस प्रकार अलग अलग क्लास में अलग अलग प्रकार का हाइपी और माइसिलियम अलग अलग प्रकार का होता है। फाइकोमाइसिटीज में असेप्टेट है और बाकी तीनों में सेप्टेट है। लेकिन सेप्टम किस प्रकार का है उस आधार पर इसको तीनों को अलग अलग किया गया है। जो सिंपल सेप्टम है तो एस्कोमाइसिटीज, और डोलीपोर सेप्टम है तो बेसिडियोमाइसिटीज। सेप्टम में कोई पोर ही नहीं है तो सॉलिड सेप्टम है तो ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये सेप्टेट हाइपा है और इसमें न्यूक्लियाई उपस्थित है। सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सेल वॉल उसे काइटिन कहते हैं। और इसमें पोर उपस्थित है सेप्टम में। ये तो है सेप्टेट हाइपा। सिनोसिटिक हाइपा जो कि फाइकोमाइसिटीज में उपस्थित होता है, इसमें देखिए कहीं पर भी सेप्टम नहीं है। सारे न्यूक्लियाई जो है वो बिखरे हुए हैं एक ही हाइपा में, इसलिए सिनोसिटिक कंडीशन उपस्थित है। और इनमें हाइपी में जो ग्रोथ होती है वो एपिकल होती है। हाइपल ग्रोथ टिप्स में होती है। ये देखिए ये वॉल इज रिजिड है और ये आगे की तरफ ग्रो करता है। इनकी सेल वॉल जो कोशिका भित्ति, इनमें फंजाई में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति का जो निर्माण है, इनका जो संगठन है उसमें काइटिन पाया जाता है जिसे हम फंगल सेल्यूलोज कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो है उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। मिक्सोमाइसिटीज एक क्लास है उसमें स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है, उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इन्हें प्रोटिस्टन फंजाई कहते हैं। काइटिन की सबसे छोटी जो इकाई है उसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, यानी काइटिन एक बहुलक है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का। ओमाइसिटीज जो फाइकोमाइसिटीज में एक सब क्लास है ओमाइसिटीज, उसमें जो उपस्थित फंगस हैं उनमें सेल वॉल में काइटिन न होकर के सेल्यूलोज पाया जाता है, यानी सेल्यूलोज से मिलकर के कोशिका भित्ति बनी होती है, वो है ओमाइसिटीज। फंगस सेल में जो गोल्जी बॉडीज होते हैं उसमें एक ही सिस्टर्न पाई जाती है, इसलिए यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडीज इसमें पाए जाते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस इन सोमेटिक सेल्स इज कैरियोकोराइसिस, यानी जब माइटोसिस और मियोसिस होता है तो न्यूक्लियर एनवलप यानी केंद्र की जो झिल्ली है वह विलुप्त नहीं होती है, वह परसिस्ट रहती है पूरे संपूर्ण डिवीजन में। इसलिए इस प्रकार के माइटोसिस को क्लोज्ड माइटोसिस या इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस कहा जाता है। न्यूक्लियर स्पिंडल इज फॉर्म्ड विथ इन द न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जो है केंद्रीय तर्कोतंतुओं का निर्माण होता है। ये इनका फंजाई का एक सामान्य जीवन चक्र है। ये देखिए हैप्लॉइड हैं और गैमीट बन सकते हैं। गैमेटिक न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके बाद इसमें कैरियोगेमी हुआ। दोनों के जो न्यूक्लियाई है वो पास में आ गया, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना और जाइगोट से सीधा मियोसिस हो गया। जाइगोटिक मियोसिस इनमें एक लक्षण पाया जाता है। जाइगोटिक मियोसिस इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, सीधा जाइगोटिक मियोसिस होता है
और पुनः हैप्लॉइड प्रावस्था स्थापित हो जाती है। हाइपल टिप पर वहाँ पे कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे काइटोसोम्स कहते हैं। फंजाई में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे लोमासोम्स कहते हैं। लोमासोम्स टर्म जो है मुर्रे व मैकलियर ने दिया था 1961 में। मॉडिफिकेशन ऑफ माइसिलियम, माइसिलियम के कई सारे मॉडिफिकेशन जैसे प्लेक्टेन काइमा, राइजोमोर्फ, अस्क्लेरोशियम, एप्रेसोरियम, हाउस्टोरिया, अस्नेयर्स और हाइपल ट्रैप्स। प्लेक्टेन काइमा माइसिलियम जो है लूजली और कॉम्पैक्ट एक ऊनीनुमा संरचना में बदल जाता है जिससे हम कहते हैं प्लेक्टेन काइमा। प्लेक्टेन काइमा दो प्रकार का होता है। प्रोसेन काइमा जिसमें जो सेल्स, जिसमें जो टिश्यू है वो इलोंगेटेड हो जाता है, लॉन्गिट्यूडिन लंबे लंबे हो जाते हैं और अपना आइडेंटिफिकेशन जो है वो लॉस नहीं करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेन काइमा। स्यूडोपेरेन काइमा, इनमें हाइपी जो है वह ऊननुमा संरचना में बदल जाता है और इनकी जो सेल्स है वो आइसोडाइमेट्रिक होती है। अस्क्लेरोशियम, ये इसमें हाइपी जो है कॉम्पैक्ट संरचना में परिवर्तित हो जाता है और यह लंबे समय तक फंजाई को बचाने का कार्य करता है। अस्क्लेरोशियम नामक संरचना क्लेविसेप्स में पाई जाती है। क्लेविसेप्स को हम अर्गट फंगस कहते हैं। अर्गट ऑफ राई डिजीज इसी के द्वारा कोज होती है, क्लेविसेप्स, और इसी फंगस से एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है जिसका नाम है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड, जिसे हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स कहा जाता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया। राइजोमोर्फ, इसमें हाइपी जो है वह रूट लाइक संरचना में परिवर्तित हो जाता है। यह इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वह अगेरिकस में पाया जाता है। अगेरिकस एक एडिबल मशरूम है जिसे गिल फंगस कहते हैं और आर्मिलेरिया मिलिया में भी पाया जाता है। एप्रेसोरियम, कुछ पैरासिटिक फंगस जो मोस्टली एक्टोपैरासाइट होते हैं उनमें एप्रेसोरियम नामक संरचना पाई जाती है। इसके द्वारा ही जो फंगस है, जो पैरासिटिक फंगस है, वो होस्ट पर चिपक करके उसमें एंट्री करते हैं। एक्टोपैरासाइट में पाया जाता है, जैसे पैरासिटिक मेंबर में है इरिसाइफी एक एक्टोपैरासाइट है। हाउस्टोरिया, यह भी पैरासिटिक फंगस जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जो अविकल्पी परजीवी होते हैं, उनमें फूड को अवशोषित करने हेतु जो संरचनाएं पाई जाती है उसे हाउस्टोरियम कहते हैं। हाउस्टोरिया के द्वारा जो है एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उस जो होस्ट की जो कोशिका है उसमें जो भोजन संचित है उसको डाइजेस्ट करके अवशोषित करने का कार्य करते हैं। अस्नेयर्स, ये विशेष प्रकार का मॉडिफिकेशन है। इसमें जो फंगस है, फंगस का जो माइसिलियम जो हाइपी है वह एक फांसी के फंदे नामक संरचना में बदल जाता है और यह, जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, कि जो फंगस एक निमेटोड है उसको अपने जाल में फंसा रहा है और निमेटोड्स को जाल में फंसा करके उसको कैप्चर कर रहा है और उसको किल कर दिया निमेटोड्स को। इसलिए इस प्रकार का जो संरचना है वो प्रीडेशियस फंजाई में पाई जाती है। इनके दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बताए गए हैं, एक तो है आर्थ्रोबोट्रिस और एक है डेक्टाइलेरिया। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिट्टी में जो कई सारे निमेटोड्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, तो उन निमेटोड्स को मारने का ये कार्य करते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का कार्य कर रहा है फंगस। तो ये एग्रीकल्चर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, आर्थ्रोबोट्रिस और डेक्टाइलेरिया। ये डायग्राम है। न्यूट्रिशन बताया था, फंगस में हेटेरोट्रोफिक होता है और एब्जॉर्प्टिव प्रकार का होता है। ये पैरासाइट भी होते हैं और सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट जो हमेशा जीवित जीवों से ही अपना भोजन अवशोषित करते हैं, उनमें एक जाना पहचाना उदाहरण है पक्सिनिया, जिससे कि व्हीट में यानी गेहूं के पौधों में रस्ट नामक रोग उत्पन्न होता है। और एक है इरिसाइफी, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है। ये फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये फंगस वैसे तो मर्तोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर ये पैरासाइट
की तरह भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें फ्यूजेरियम और पीथियम इसके उदाहरण हैं। ओब्लिगेट सेप्रोफाइट्स, ये जो मृत डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें आता है म्यूकर, राइजोपस और एगेरिकस। इसे हम कहते हैं अविकल्पी मृतोपजीवी। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, ये वैसे तो पैरासाइट होते हैं लेकिन सेप्रोफाइट्स के रूप में भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें आता है अस्टिलेगो, जिसे स्मट फंगस कहते हैं, अस्पेसिलोथेका और टोलिपोस्पोरियम। ये देखिए इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम सीक्रेट हुआ और ये सिंपलर वन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अवशोषित इसमें ओस्मोट्रोफिक प्रकार की एब्जॉर्बिव टाइप की मेथड्स न्यूट्रिशन की पाई जाती है। इनमें रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का होता है। वेजिटेटिव कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। थैंक यू।